हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है विशाल और मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं स्टॉक बॉक्स का बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो। यहां पर हम एनालाइज करेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड और फाइनेंशियल एक्सप्रेस की न्यूज़ आर्टिकल्स को, इनके कॉज और इफेक्ट को समझेंगे। सिंपल भाषा में बिजनेस न्यूज़पेपर्स को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम सारे बिजनेस, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इवेंट्स को इस वीडियो में कवर करेंगे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है। तो अभी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से। आईटी सेक्टर के बारे में है ये। जितने लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या करने की सोच रहे हैं, और जितने लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटी एम कर रहा है फॉर स्काई आफ्टर एक्सेंचर्स Q4 रिजल्ट्स। अब यहाँ पे रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं, और ग्लोबल फर्म है एक्सेंचर, जिसके फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स ये दिखा रहे हैं कि जो सबसे बुरा समय था इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए, आईटी सेक्टर के लिए, वो अब जा चुका है। यस, और इसीलिए कल आप देखेंगे आईटी स्टॉक्स कल बहुत ही बढ़िया सुबह से भी ओपन हुए थे। भले क्लोजिंग में हमें देखने को मिला कि ये नीचे चले गए। तो जो आप पेस और ब्रॉडनेस देखें रिकवरी की, तो ये डिबेटेबल है। ये कह रहे हैं कि एक्सेंचर का जो रिजल्ट आया है और रेवेन्यू ग्रोथ है, और जो गाइडेंस आया ही है, गाइडेंस मतलब फ्यूचर को लेके आउटलुक, उसने रिड्यूस किए हैं अपने डाउनसाइड रिस्क को, मतलब वो रिस्क जिससे कंपनी को आगे नुकसान हो सकता हो, वो कम हो गए हैं पहले से। और इससे आप ये एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं कि ये इंडियन आईटी कंपनीज के लिए भी ओवरऑल अप्लाई करेगा। एंड स्ट्रॉन्ग रिकवरी यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा रही है। डिमांड में कुछ क्वार्टर्स लग सकते हैं इसमें, लेकिन बढ़िया रिकवरी रहेगी। एंड इससे ज्यादा खराब अब नहीं हो सकता, इनका कहना है, जितना ऑलरेडी चल रहा था। तो स्टॉक मार्केट में आप देखेंगे पिछले 2-3 साल तक आईटी सेक्टर एक ही जगह पे फंसा हुआ था, ना बढ़िया रिटर्न दे रहा था ना कुछ। पिछले 6 महीनों में, 7 महीनों में बड़ी अच्छी मूव आनी शुरू हुई। एंड अभी तो फिलहाल काफी बढ़िया चल रहा है आईटी सेक्टर। बट ये जो आउटलुक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आगे क्या बढ़िया आउटलुक आता है या नहीं आता है। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ होगी इंडिया के लार्ज कैप आईटी कंपनीज में। लार्ज कैप आईटी कंपनीज कौन कौन सी है हमारी? यूजुअली आप देखिए, जो 80,000 या 1 लाख करोड़ से ऊपर की जिसकी वैल्यूएशन होती है ना, वो लार्ज कैप में आ जाती हैं। तो लार्ज कैप में हमारे पास इन्फोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, मतलब ये सारी कंपनीज, सही टेक महिंद्रा है, ये सारी सबसे बड़ी कंपनीज है इंडिया में अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें। तो इन्होंने, ब्रोकर्स ने और एनालिस्ट ने बाई की रेटिंग दी है। कहा गया है कि आप इन्हें बाई कर सकते हैं इन्फोसिस और विप्रो के लिए लार्ज कैप्स में, और ई क्लर्क सर्विसेज के लिए भी दिया इन्होंने मिड कैप्स में। एक्सेंचर ने थर्सडे को रिपोर्ट किया कि रेवेन्यू आई है $16.5 बिलियन जून से लेके अगस्त क्वार्टर के लिए, जो 5% ज्यादा है पिछले साल सेम ईयर ऑन ईयर अगर आप कंपैरिजन करें। एंड ग्रोथ जो है ये अपर एंड में थी, 2 से 6% की गाइडेंस दी थी इन्होंने पहले, और ये 6% के पास आई, 5% की ग्रोथ आई। तो बढ़िया यहाँ पे रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ओवरऑल अगर इनका प्रॉफिट देखेंगे, जिसे हम एबिटा बोलते हैं, यहाँ पर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस लिखा है। ये समझ लीजिए कि इनका प्रॉफिट है बिफोर पेइंग इंटरेस्ट एंड बिफोर पेइंग एनी टैक्सेस, और ये कितना है? 15% है, पहले से 10 बेसिस पॉइंट ज्यादा है ईयर ऑन ईयर। तो आगे का जो गाइडेंस है वो काफी बढ़िया लग रहा है। कंसल्टिंग में इंप्रूवमेंट आ गई है पहले से इंडियन आईटी सर्विसेज के लिए, और ये रिकवरी का आप कह सकते हैं सिग्नल दे रही है कि आगे डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में रिकवरी होगी और इंडियन आईटी सेक्टर को भी फायदा होगा। एक है जनरेटिव एआई बूस्ट, जो फीचर है एक्सेंचर के Q4 रिजल्ट्स का, वो था गेन इन जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बढ़िया इन्होंने गेन किया। कंपनी ने क्लॉक किया है $3 बिलियन वर्थ ऑफ डील बुकिंग। $3 बिलियन की डील्स इन्होंने एआई से रिलेटेड यहाँ पे साइन की है। और जनरेटिव एआई ड्राइव करेगा नेक्स्ट डेकेड का ग्रोथ, इनका ये कहना है। डेटा और एआई वर्कफोर्स को ये 80,000 करेंगे बाई FY26, जो अभी सिर्फ 57,000 है एट प्रेजेंट। और ट्रेनिंग आवर्स को भी इंक्रीज किया जाएगा। तो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि आईटी बजट्स प्रोवाइड करेंगे बेटर क्लैरिटी ऑन डिमांड इन जनवरी टू फरवरी 2025। और ब्रोकरेज बिलीव करते हैं कि कोई बड़े बहुत ज्यादा डील्स है नहीं मार्केट में जो सारे प्लेयर्स को सेटिस्फाई करें। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जब मार्केट में बहुत ज्यादा डील नहीं होती है, तो जो बड़ी कंपनीज है ना, वो ज्यादा फायदा उठा पाती हैं इसका, क्योंकि वो कम कॉस्ट पे भी चीजें ले लेती हैं, प्रोजेक्ट्स ले लेती हैं। आते हैं अगले आर्टिकल पे। स्टीप यूएस टैरिफ हाइक्स ऑन ईवीज, बैटरीज, सोलर सेल्स किक इन, इंडिया ब्रेसेस फॉर चाइना शॉक 2.0।
कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक आर्टिकल में कि किस तरीके से अभी आप देखें तो यूएस ने, जो बाइडेन की सरकार ने कुछ टैरिफ और टैक्सेस लगाए थे चाइना पर, और इनका जो इम्प्लीमेंटेशन था वो अभी कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, तो तब से वो वैलिड हो जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ाया गया है कुछ कुछ सेगमेंट्स में यूएस द्वारा चाइना के प्रोडक्ट्स पर, जैसे कि 100% का इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जो चाइना से इंपोर्ट किया जाएगा यूएस में। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे हम क्यों ये डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इंडिया और भी जो डजन ऑफ अदर कंट्रीज हैं, उनको प्रॉब्लम ये होगी कि जो ये ईवीज यूएस में अब ये एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, उसको ये कहीं और डंप कर देंगे। इंडिया या दूसरी साउथ एशियन कंट्रीज है, दूसरी यूरोपियन कंट्रीज है, वहां पर ये डंप करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए इसे कहा जा रहा है कि चाइना शॉक बन सकता है, चाइना शॉक 2.0 ग्लोबल मार्केट्स में, जहां पे यूएस का टैरिफ हाइक यहाँ 50% लगा है सोलर सेल्स पे। सोलर सेल्स भी 50% टैक्सेबल हो गए हैं यूएस में अगर आप इंपोर्ट करते हैं चाइना से। 25% इन्होंने लगा दिया है स्टील पर, एल्यूमिनियम पर, ईवी बैटरीज पर और कुछ मिनरल्स पर भी। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हो सकता है अगर यूएस में ना जाए तो दूसरी कंट्रीज में डंप कर दिए जाए। और यहाँ पे एक रिन्यूड वेव है गुड्स एक्सपोर्ट का बाय चाइना, और यहाँ पे सिर्फ ये गोल नहीं है इनका कि अपने एक्सपोर्ट वैल्यू चेन को बढ़ाएं, ठीक है, टू हाईटेक सेक्टर्स जैसे कि सोलर इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर्स। अब ये चाहते हैं कि इनका जो डिमांड वीक हो गया है अपनी कंट्री में और प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बन गए, उसको ये कहीं और पंप कर दे, कहीं डंप कर दे, और अपना छुटकारा वाले जो इन्वेंट्री जमा हो गई है इनके पास। तो इसी वजह से इंडिया और कुछ दूसरी कंट्रीज ने कुछ फ्रेश वेव ऑफ एंटी सब्सिडी मेजर लगाया, जैसे यूरोप ने लगाया, हमने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले। वैसे ही इंडिया ने भी लगाया कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ जॉब लॉसेस होने शुरू हो जाएं और हमारी डोमेस्टिक कंपनीज बंद होना शुरू हो जाएं, क्योंकि ये डंप कर देंगे अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ही कम रेट पर अपनी नेबरिंग या दूसरी कंट्रीज में। तो यहाँ पर इन पर टैक्सेस लगाए जाने चाहिए। इस वक्त इंडिया में भी हमें पहले से ही एक प्रीएम्प्टिव एक्शन लेना होगा, ये सोच के रखना होगा कि अगर यूएस जो ये गुड्स आ रहे हैं ये इंडिया आना शुरू हो गए तो हम कैसे अपने इंडस्ट्रीज को बचाएंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहला एग्जांपल आपको देता हूँ। अभी देखिए क्या हुआ कि चाइना में ग्रोथ स्लो डाउन देखने को मिली, प्रॉपर्टी सेक्टर तो ऑलरेडी बिल्कुल डेड है, तो जितना भी इनके पास स्टील था ना, काफी स्टील का सरप्लस हो गया। स्टील के सबसे बड़े प्रोड्यूसर भी हैं, कंज्यूमर भी। तो स्टील सरप्लस जब क्रिएट हुआ तो इन्होंने क्या किया, पूरी दुनिया में स्टील एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि देखिए आपके यहाँ कोई सामान पड़ा है जो बिकेगा नहीं, तो इससे बढ़िया कि आप चाहे नुकसान पे दें, उसे बेच तो दें कम से कम, राइट। तो इन्होंने क्या किया, उसे ग्लोबली डंप करना शुरू कर दिया, और यूएस में देखने को मिला कि स्टील प्राइसेस घट गए काफी ज्यादा। और इंडिया में प्रॉब्लम क्या हुआ कि स्टील के प्राइसेस फिर नीचे चले गए, बाहर से काफी ज्यादा इंपोर्ट आ गया, कंपटीशन बहुत बढ़ गया, और हमारी स्टील इंडस्ट्री के आप स्टॉक प्राइसेस अगर देखेंगे तो बहुत ही नीचे चले गए, वो पहले से काफी नीचे चले गए। तो ये एक प्रॉब्लम रहा मेटल इंडस्ट्री के लिए। और स्टॉक मार्केट में भी आप उनके अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उसका ही यही असर है कि ये इतना नीचे है और अभी रिकवरी कर रहे हैं धीरे धीरे। अब आते हैं अगले आर्टिकल पर, एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस डीपन्स। ये एक एडिटोरियल आर्टिकल है और यहाँ पे हम इंडिया के एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की बात कर रहे हैं। तो राइटर ने एक परसेप्शन यहाँ पे दिखाया है हमें कि कुछ ऐसे परसेप्शन, कुछ ऐसे डेटा को इन्होंने यूज किया है जिससे ये बता पा रहे हैं कि इंडिया में जॉब क्राइसिस क्रिएट हो रही है इस वक्त। जीडीपी ग्रोथ रेट है, मैन्युफैक्चरिंग भी पिक कर रहा है, बट हमारे पास इतना बड़ा पूल है लोगों को एम्प्लॉयमेंट, इतने ज्यादा लोगों को चाहिए और साथ ही उन्हें अपस्किल भी करना है कि ये बड़ा ही मुश्किल होने वाला है कि हम इस ग्रोथ रेट पे भी सबको एम्प्लॉयमेंट दे पाएं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि क्या परसेप्शन है इस आर्टिकल में राइटर का। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आया है 2023-24 का और डेटा रिलीज किया गया रिसेंटली। एक क्लियर पिक्चर आई है राइटर के अकॉर्डिंग पिछले 10 सालों में, और ये कंफर्म कर दिया गया है इस रिपोर्ट में। इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस ऑलरेडी काफी डीप जा चुका है और यहाँ पर ये, इससे कोई ऐसा साइन नहीं मिल रहा कि ये हमारा पीछा छोड़ने वाला है। नेशनल लॉकडाउन हुआ कोविड के वक्त, इसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई एंड नियरली एज ट्वाइस एज मच एज वर्ल्ड इकोनॉमी, काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुई। तो जो शॉर्ट नोटिस था लॉकडाउन का और नेशनल स्कोप का, इसकी वजह से क्या हुआ कि नेशनली पूरे, क्योंकि हमने नेशनल लेवल पे किया, जितने भी लोग थे सारे वापस अपने रूरल अबोर्ड्स में चले गए, सब लोग गांव चले गए, विलेजेस चले गए, जितने लोग भी शहरों में जॉब कर रहे थे।
अब इसका एक बहुत बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है एंड वो है स्लोइंग इकोनॉमी, जिसकी वजह से 60 मिलियन वर्कर्स ये ऐड हुए एग्रीकल्चर में। क्यों ऐड हुए एग्रीकल्चर में? क्योंकि शहर से जब वो गांव आए तो कुछ तो करना था, तो उन्होंने एग्रीकल्चर का ही काम फिर से शुरू कर दिया। और 2023-24 का जो डेटा आया है अभी ये यही शो करता है कि वर्कर्स ऐड हुए हैं फार्मिंग में। एंड लास्ट ईयर फिर से यही देखने को मिला कि फार्मिंग सेक्टर में वर्कर्स ऐड हो रहे हैं, और ये दिखा रहा है कि जो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर है वो ऊपर जा चुका है, 45.8% से हो चुका है 46.1%, अगर आप 22-23 से लेके 23-24 का डेटा देखते हैं। एग्रीकल्चर में हमें काफी शार्प डिक्लाइन देखने को मिला था वर्कर्स का। एग्रीकल्चर एक्टिविटी को काफी तेजी से वर्कर्स ने छोड़ा और वो शहर की तरफ गए और इंडस्ट्रीज में उन्होंने काम करना शुरू किया। 2004 से ये डेटा रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। और ये इसलिए रहा क्योंकि नॉन फार्म रिलेटेड एग्रीकल्चर को हटा के जो बाकी एक्टिविटीज थी बहुत तेजी तक बढ़ी है 2012 तक, जहां 75 लाख नए नॉन फार्म जॉब्स क्रिएट हुए पर एनम। नॉन फार्म जॉब्स मतलब जो फार्मिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जॉब्स नहीं है, उससे अलग जॉब्स। तो यहाँ रियल वेजेस भी जो थे एग्रीकल्चर में और जितने भी नॉन फार्म वर्क है यहाँ पे 2004 से 12 तक काफी तेजी से बढ़े। फार्म वर्कर्स के अगर आप देखें डेटा को तो ये गिरते ही रहे आफ्टर 2014 तक, जब तक कंस्ट्रक्शन का काम सस्टेन कर रहा था, उन्हें एग्रीकल्चर के अलावा बाकी जगहों पे भी नौकरी मिल रही थी एंड उनका काम चल रहा था। लेकिन आप ये देखिए कि ना कि खाली एग्रीकल्चर का शेयर 45% तक बढ़ गया है ओवर 20 to 23, बट 23 से 24 में भी फर्दर इंक्रीज देखने को मिल रहा है एग्रीकल्चर में लोगों का। 46.1% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में आ गया है यहाँ पे। तो ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये सही नहीं है। दिस इज नॉट अ पॉजिटिव न्यूज अगर एग्रीकल्चर की तरफ लोग इतना जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लेबर। जो ट्रेंड है कंफर्म किया गया, ये ट्रेंड कंफर्म होता है पीएलएफएस के डेटा से 2023 से 24। और मैन्युफैक्चरिंग शेयर है हमारे एम्प्लॉयमेंट का कंपेयर टू लास्ट ईयर, ये स्टैग्नेट हुआ है एट 11.4%, 11.5% पे जाकर स्टैग्नेट हो गया है। एंड मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ हमें ओवरऑल देखने को मिल रही है, बट मे बी ड्यू टू आप कह सकते हैं इनोवेशन, मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन की क्या जॉब्स नहीं बढ़ रहे हैं जिस हिसाब से रेवेन्यूज बढ़ रहा है और प्रॉफिट बढ़ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का। या फिर ये भी एक रीजन हो सकता है कि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं जो ज्यादातर लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं वो ना बढ़ करके बड़ी कंपनीज के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वहां पर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। तो कंटिन्यूइंग स्टैग्नेशन है, गिरावट है मैन्युफैक्चरिंग में। इसकी वजह से आप देखिए कि यहाँ पर जो फार्म एडिशंस है यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहे हैं लेबर फोर्स में। सबसे पहले डीमोनेटाइजेशन की राइटर बात करते हैं जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में कॉन्ट्रैक्शन हुआ एंड हमें लॉस देखने को मिला। एंड उसके बाद जब कोविड आया तो ये एक बहुत बड़ा शॉक था। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं यहाँ पे क्या क्या कंटेंशन बन सकता है, आप ऐसे सोचिए। सबसे पहले कंटेंशन ये भी है कि इंडिया में ग्रोथ हो रही है लेकिन ऑटोमेशन और प्रोडक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और प्रोडक्टिविटी और ऑटोमेशन बढ़ने की वजह से ये भी हो सकता है ऑफ कोर्स कि जो लेबर जॉब्स है हमारे पास वो उस रेट से नहीं इंक्रीज हो रहे हैं जिस रेट से ग्रोथ इंक्रीज हो रही है। लेबर ग्रोथ सबसे बढ़िया होती है जब स्मॉल और छोटे बिजनेसेस है ना, जब ये ग्रो करते हैं। और छोटे बिजनेसेस कहीं ना कहीं पोस्ट कोविड अभी भी अच्छी तरीके से रिकवर नहीं कर पाए हैं, ऐसे कई सारे डेटाज ने पिन पॉइंट किया है। तो ये एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से लेबर वापस एग्रीकल्चर की तरफ जाता है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है इस वक्त, या फिर जो जो भी जॉब्स की रिक्वायरमेंट है इस वक्त उस जॉब्स के लिए वो तो स्किल्ड नहीं है। तो ये एक काफी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। एक सेकंड यहाँ पे बताया है इन्होंने कि फॉलोड बाय अनदर पॉलिसी शॉक, अ पुअरली डिजाइन एंड हरिडली इंप्लीमेंटेड नेशनल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट। जीएसटी को लेके भी राइटर का कहना है कि इसके वजह से डिक्लाइन हुआ है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के आउटपुट में। अगर आप आउटपुट देखें, देखिए इन्होंने डेटा नहीं कोट किया है आउटपुट का, सो वी विल रिक्वायर डेटा कि पोस्ट कोविड भी अगर मैं बोलूं या पोस्ट जीएसटी, अगर आप कोविड से पहले भी देखते हैं तो किस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग और जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज हैं इनका आउटपुट परफॉर्म कर रहा है, क्या ये अप ट्रेंड में है क्या या फिर ये वहां से डाउन ट्रेंड में है। एंड नेशनल लॉकडाउन इन्होंने बताया तीसरा रीजन, जहां पे जो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग थी जो 50% और मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स की है
सबसे ज़्यादा इन्होंने सफ़र किया। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में भी देखिए काफ़ी लॉस हुआ, और लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे कि गारमेंट, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, फूड प्रोसेसिंग, वुडन फर्नीचर, इन सारी जगहों पे हमें काफ़ी स्लो डाउन देखने को मिला एंड काफ़ी शॉक्स देखने को मिले। तो जो भी गवर्नमेंट के इकोनॉमिस्ट हैं, वो काफ़ी ज़्यादा भी बोस्ट कर रहे थे। राइटर का कहना है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पहले से काफ़ी इंक्रीज हुआ है। ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था शायद परसों के ही आर्टिकल में कि फीमेल्स अब काफ़ी तेज़ी से पार्टिसिपेट कर रही हैं लेबर फोर्स में, लेकिन फॉर डेकेड्स अगर आप देखें तो हम लोएस्ट थे पूरी दुनिया में। तो पीएलएफएस 2023-24 का डेटा दिखाता है कि शेयर ऑफ रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड, अगर आप देखें जो सबसे बेस्ट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट मानी जाती है इवन विदाउट सोशल सिक्योरिटी, ये अर्बन एंड रूरल वुमेन दोनों के लिए डिक्लाइन हुआ है। और एनिमल हस्बेंड्री में हमें राइज देखने को मिला है, लेकिन ये भी एग्रीकल्चर में आता है। सबसे जो वर्स्ट इन्होंने चीज बोली है कि जो वर्स्ट चीज है इस ट्रेंड की, वो है लास्ट 3 इयर्स में अगर आप देखें वर्स्ट फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को राइटर ने वर्स्ट फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताया, और इसका एक रीजन भी है क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ही उन लोगों को डालते हैं जो आपके घर पे डोमेस्टिक हेल्प है। ठीक है। और इसके अलावा अनपेड फैमिली लेबर, यहाँ पे भी काफी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, जहां आपको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलती हैं, बहुत ज्यादा मॉनेटरी बेनिफिट्स या फिर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसे नहीं कंसिडर करता एज एम्प्लॉयमेंट, लेकिन नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कंटिन्यू अभी भी करता है कि वो जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है और ये जो अनपेड फैमिली लेबर है इसे भी एज एम्प्लॉयमेंट, एज एन एम्प्लॉयड कंसिडर करे। नो वंडर जो लेबर फोर्स एंड वर्क पार्टिसिपेशन रेट्स हैं इंडिया में वो बढ़ रहे हैं आफ्टर कोविड, एंड लगातार आगे भी प्रोजेक्शंस हैं कि बढ़ते जाएंगे। एंड जो गवर्नमेंट और इकोनॉमिस्ट हैं वो अभी भी इससे काफी खुश हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट नीचे जा रही है। सिमिलरली अगर आप देखिए तो ये पॉइंट आउट किया जा रहा है कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ चुका है टू 17.8% in 2017-18 from barely 6% in 2012 have fallen to 10.2% in 2023। तो इनका कहना है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 6% था 12 में, यहाँ से गया है 17.8% और अब डिक्लाइन होकर वापस आ चुका है 10.2% पर। एंड ये जो पॉइंट है ये सिग्निफिकेंट शेयर है यूथ का जो एग्रीकल्चर में भी है। तो एजुकेशन लेवल यूथ के कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं, ये दिखा रहा है, लेकिन एजुकेटेड यूथ के पास कोई डिजायर नहीं है कि वो एग्रीकल्चर में काम करे। तो एग्रीकल्चर में जो शेयर है लेबर का वो लगातार घटते रहना चाहिए अगर हम लोग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे इकोनॉमी में। एग्रीकल्चर के शेयर में और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये दो चीजें सही नहीं है। राइटर का ही कहना है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीकल्चर डेटा के अकॉर्डिंग यहां पर इंक्रीमेंट होना सही नहीं है इन टर्म्स ऑफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। यहां से लोगों को फॉर्मल सेक्टर की तरफ जाना चाहिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जाना चाहिए। ये इस आर्टिकल में पॉइंट आउट किया गया है कि ये खतरनाक है अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो। इंडिया सपोजिटली फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है वर्ल्ड में, लेकिन ये नंबर्स जो हैं ये एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं इतना, और एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स में ये नहीं दिख रहा। तो क्या रीजन हो सकते हैं? सबसे पहला इन्होंने बोला कि जो पॉलिसी शॉक्स हैं इकोनॉमी को जो मिले हैं, तो यहाँ रिकवरी रैपिड रही, लेकिन ये काफ़ी सरप्राइजिंग है कि स्टीप फॉल हुआ 2021 में, ये ग्लोबल फॉल से भी ज़्यादा था। रिकवरी के शेप्ड रही है। के शेप रिकवरी क्या होती है कि आप ऐसे नीचे गए बिल्कुल और फिर ऐसे रिकवर कर गए। तो ये आप देखिए के का शेप बन रहा है यहाँ पे, तो के शेप रिकवरी इसको बोलते हैं आप स्टेटिस्टिक्स में अगर देखेंगे। और ये एक्सेप्ट किया गया कि कोविड-19 के वक्त इस तरीके से नीचे गया जो जीडीपी का डेटा और ग्रोथ है, और फिर यहाँ रिकवरी भी वैसे ही आ गई। तो आप देखिए कि एनएसओ का जो अनऑर्गेनाइज्ड एंटरप्राइज सर्वे आया है वो स्टिल दिखा रहा है कि ये स्ट्रगल कर रहे हैं। रीसेंट रिसर्च आया है, ये बता रहा है कि जो ऑर्गेनाइज सेगमेंट है, जो प्रॉपर सेगमेंट हम लोग बोलते हैं, सेगमेंट है ऑफ ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर, ये गेन कर रहा है एट एक्सपेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज फॉर 85% ऑफ जीडीपी अकाउंटेड फॉर आउटसाइड एग्रीकल्चर। एंड जितने भी ऑर्गेनाइज सेगमेंट सेक्टरल ग्रोथ है ये यूज किए जाते हैं टू प्रोजेक्ट अनऑर्गेनाइज सेगमेंट ग्रोथ। जीडीपी कैलकुलेशन देखिए तो अगर ये इनका कहना है ओवर एस्टिमेट करता है फॉर दी अनऑर्गेनाइज सेगमेंट। दूसरा इनका कहना है कि प्राइवेट कंजम्पशन, जो हम खर्चा कर रहे हैं पैसे हर महीने, वो प्राइवेट कंजम्पशन है, ये ग्रो कर रहा है सिर्फ आधे रेट से ऑफ दिस इन्फ्लेटेड जीडीपी ग्रोथ, जो हिस्टोरिकली ऐसा नहीं रहा है। तो कुछ और भी रीजंस हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि जीडीपी डिफ्लेटर एंड व्हाई जीडीपी इज लाइकली टू बी ओवर एस्टिमेटेड, इनका ये कहना है फॉर रीजंस ऑफ स्पेस वी इग्नोर। तो जॉब क्राइसिस
क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि एक स्ट्रक्चरल इशू है हमारे रियल इकोनॉमी में, जो जिसे हम फिक्स नहीं कर रहे हैं, और जो डेटा जिस पे हम रिलाई कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये अनरिलायबल है इस वक्त. एंड वी हैव टू look at the real thing that is going on the economy. and जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है वी हैव टू फिक्स दिस, क्योंकि अगर हम इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं, इंडिया इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहा है, तो इंडस्ट्रियल जॉब्स, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स बढ़ने चाहिए, ना कि एग्रीकल्चरल जॉब्स. आते हैं अगले आर्टिकल पे. ये भी एक एडिटोरियल है और ये है रीमॉडलिंग इंडियन कैपिटलिज्म. अब काफी सालों से आप देखेंगे तो काफी फेमस टाइम रहा है यहाँ पे, जहाँ पे वो कैपिटलिज्म की बात चल रही थी, और यहाँ पे एक्टिविस्ट शेयर होल्डर्स बैकलैश कर रहे हैं, अगेंस्ट हैं सो कॉल्ड वो कैपिटलिज्म के. नोटेबली जितने भी कॉर्पोरेट हैं वो एस्पाउस कर रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी लाई जाए, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, इन चीज़ों की बात हो, इन कॉजेज को लेके कंपनीज बात करें और बिजनेसेस बात करें. और ये एक इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट है जो एडवांस किया जा रहा है कि इंडियन कैपिटलिज्म को भी रीमॉडल किया जाए इन चीज़ों के हिसाब से. एंड इस बात को लेकर कोई डाउट नहीं है कि कंग्लोमरेट कैपिटलिज्म जो हमारे कंट्री में डोमिनेंट है, ये डिस्करेज करता है इनोवेशन को. कंग्लोमरेट कैपिटलिज्म क्या होता है? आप देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा, बिरला, ये सारे जितने भी आप इंडस्ट्रीज बोलेंगे, ये इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, इन्हें हम बोलते हैं कंग्लोमरेट. ये वर्ड ध्यान रखिएगा, कंग्लोमरेट. क्यों? क्योंकि ये कंपनीज आप देखिए कि बहुत सारे सेक्टर में डोमिनेंट है. एक ही कंपनी है जो नमक भी बनाती है, सॉफ्टवेयर भी बनाती है, कार भी बनाती है, कपड़े भी बनाती है, जेट और एयरप्लेन्स भी चलाती है और मैन्युफैक्चरिंग भी करती है. ठीक है, तो ये इनका कहना है कि हमारी कंट्री में क्योंकि इस टाइप के बिजनेसेस ज्यादा हैं, इसकी वजह से इनोवेशन नहीं होता, ये डिस्करेज करते हैं इनोवेशन को. यहाँ पर आप ये भी देखिए कि जो इनकम डिस्पैरिटीज हैं ये भी बढ़ती हैं और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होता है, और इवेंचुअली जो ग्रोथ है लॉन्ग रन में ये कम हो जाता है. रिसेंट आर्टिकल आया इस न्यूज़पेपर में जहां पर एक स्ट्रॉन्ग पिच किया गया कॉर्पोरेट्स को कि एक ग्रेटर सेंस ऑफ पर्पस होना चाहिए. ठीक है, कि यहाँ पर बैलेंस किया जाए जितने स्टेक होल्डर हैं जैसे एम्प्लॉय, कस्टमर्स और कम्युनिटीज, एक तो इनके इंटरेस्ट को और एनवायरमेंट को, रादर देन कि आप सिर्फ प्रॉफिट को देखते रहो, प्रॉफिट पे फोकस करते रहो और शेयर होल्डर्स के एम पे फोकस करते रहो कि हमें तो बस पैसे कमाने हैं. तो सबसे जो अर्लीस्ट प्रोपोनेंट था इस पर्पस ड्रिवन कैपिटलिज्म का वो था बिजनेस ऑफ ह्यूमैनिटी प्रोजेक्ट, काज ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस का, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग का था ये, जहां पे ह्यूमैनिटी ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग होना चाहिए फर्म्स का, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये फर्म्स और सुपीरियर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस दिखाएंगी. तो इन्होंने ये कहा, और ह्यूमन डिसीजन जितने भी होंगे इंक्लूड द ऑप्शन ऑफ से इश्यूइंग ले ऑफ्स ड्यूरिंग द डाउनटर्न, या फिर सेफ्टी, क्वालिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जेंडर इक्वालिटी, इंटेग्रिटी, ये दूसरे एग्जांपल्स हैं. इन्होंने कहा कि अगर कोई कंपनी इनको फॉलो करती है, प्रमोट करती है, तो वो और बेटर इकोनॉमिक गेन्स करेगी. एंड ये इंडीड चैलेंजिंग प्रपोजिशन है बिजनेस के लिए, जिसे गवर्न किया जाए वैल्यूज और प्रिंसिपल पे एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी पे, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी भी तो चाहिए, नहीं तो बिजनेस वैल्यूज और एनवायरमेंट के लिए करेगा ही क्या जब बिजनेस ही बंद हो जाएगा और प्रॉफिट ही नहीं रहेगा. तो आफ्टर ऑल अगर आप देखें कैपिटलिज्म प्रॉफिट के बारे में ही है ज्यादा, एंड यहाँ पे अगर शेयर्ड वैल्यू का कॉन्सेप्ट अगर एम्ब्रेस किया जाता है तो इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस. काफी यूरोप में, यूएस में काफी ज्यादा पॉपुलर भी रहा है ओवरऑल इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है कि कंपनीज ईएसजी पे बात करें, ईएसजी अकाउंटिंग फॉलो हो रही है, एंड ईएसजी काफी ज्यादा पॉपुलर नॉर्म है ऑलरेडी. तो यहाँ पे आप अगर देखें, एक एग्जाम्पल दिया है राइटर ने, और यहाँ पे बात हो रही है एलन की एंड पॉल पोलमैन की. यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यूनिलीवर को, जैसे इंडिया में हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ये यूनिलीवर की बात कर रहे हैं. एक फार साइटेड लीडरशिप थी पॉल पोलमैन की, जो 2009 से 2019 तक कंपनी को रन करते रहे, और इनके सक्सेसर थे एलन, जिन्होंने डबल डाउन किया उस पर्पस पे और एक्सेलरेट किया. क्या क्या इन्होंने क्लाइमेट चेंज एक्शन लिए कंपनी के ऑपरेशन में, वैल्यू चेन में. और एक दूसरा लेसन था इनके लिए पॉलमैन एरा का कि इससे टेंशन भी कम होगा वर्कफोर्स में और एक ऑप्टिमम कंडीशन क्रिएट होगा ग्रोथ का उनके ऑर्गेनाइजेशन में. लेकिन सिर्फ 5 साल बाद यूनिलीवर का स्टॉक अगर आप देखें वो डाउनवर्ड ट्रेंड में आ गया, और एक्टिविस्ट शेयर होल्डर से काफी प्रेशर आया कि कंपनी की लीडरशिप ना सस्टेनेबिलिटी पे is relatively less focused on sustainability issues and is even cutting current jobs. तो 5 साल बाद देखो क्या मिला कि ये सस्टेनेबिलिटी ऑब्जेक्टिव से हट करके जॉब्स भी कट करने लगे. दूसरी ग्लोबल कंपनी थी जैसे फोर्ड, जहां पे एक्टिविस्ट शेयर होल्डर ने
सक्सेसफुली प्रेशर डाला टॉप मैनेजमेंट पे कि वो डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन, इन चीजों से अपना फोकस हटा के सबसे पहला फोकस रखे कि बढ़िया कार कैसे बनानी है और कम दाम पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे बेचनी है और अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे हराना है। तो क्लियरली ये सही टाइम नहीं है कि आप इंडिया में आप इंटीग्रेट करने की कोशिश करें सोशल इम्पैक्ट ईएसजी को कोर बिजनेस मॉडल में। और परसुएड अगर आप करना चाहते हैं, कन्विंस करना चाहते हैं कंपनीज को कि एम्ब्रेस करें वो शेयर्ड वैल्यू कॉन्सेप्ट, तो बहुत जरूरी है कि आप पॉइंट टू सक्सेसफुल केसेस जहां पे ऐसा करके कंपनीज को और सोसाइटी को दोनों को फायदा हुआ। मान लीजिए मेरे पास 10,000 लोग हैं एंड मैं इतना ज्यादा फोकस हो जाऊं इस चीज पे और मैं प्रॉफिटेबिलिटी पे कहीं ना कहीं अपना जो कमांड है उसे मिस कर दूं, तो इससे भी काफी नेगेटिव इम्पैक्ट ही क्रिएट होगा जब हमें लोगों को फायर करना पड़ेगा। तो ये वेरिएंट है लेट मैनेजमेंट गुरु का, सी के प्रहलाद, जहां पे कंपनीज को एड्रेस करना चाहिए नीड्स ऑफ ह्यूमैनिटी एंड उन्हें केटर करना चाहिए टू द बॉटम ऑफ पिरामिड। एंड ऐसा काफी सारी कंपनीज है, कई सारी कंपनीज है वो नहीं कर रही है, ज्यादातर कंपनीज अगर आप देखेंगे। तो अगर ऐसा हो रहा होता तो देयर वुड बी नो वारंट फॉर द गवर्नमेंट टू मैंडेट कॉर्पोरेट सोशल ऑब्लिगेशंस। गवर्नमेंट ने सीएसआर और ईएसजी के ऑब्लिगेशंस इसीलिए क्रिएट किए हैं क्योंकि कंपनीज कर ही नहीं रही है, उनका कोई ध्यान ही नहीं रहा है इस चीज पर। रहता तो ये चीजें नहीं करती। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये चाहते हैं कि डिबेट स्टार्ट हो इंडियन कैपिटलिज्म को रीमॉडल करने में, जहां पर कॉर्पोरेट एड्रेस करे सोसाइटल नीड्स रादर देन कि सिर्फ शेयर होल्डर्स की वैल्यू, प्रॉफिट और बिजनेस की बात हो। और अनफॉर्चुनेटली जो ये थिंकिंग है इस टाइम पे, ये मैं कहूंगा कि मैच नहीं करती है इस टाइम पे जो एनवायरमेंट है इंडियन बिजनेसेस का। एंड इस टाइम पे जो कंप्लीट फोकस है बिजनेसेस का इंडिया में, मैं कहूंगा वो है अग्रेसिव ग्रोथ पे, ग्लोबल एक्सपेंशन पे, एक्सपोर्ट ग्रोथ पे। एंड इट्स रियली टफ कि आप इसको इसी लेवल पे इनकॉर्पोरेट कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।